और मजबूत हुई कांग्रेस। बड़ी खबर के प्रायोजक हैं गोयल टीएमटी, आपके घर को दे लंबी उम्र। नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। IBC 24 की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। इस समय हमारे साथ अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी हैं। दिग्विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। ऐसा क्यों है कि आपके बयान या आपकी जो बातें हैं वो हमेशा विवाद में आ जाती हैं? विवाद में नहीं आती, विवाद का पैदा कर दिया जाता है, क्योंकि जो कुछ मैं कहता हूँ वो तथ्यों के आधार पर कहता हूँ, लोगों को बाद में समझ में आती है। जैसे क्लब हाउस चैट के मामले में मैंने उसको पढ़ा भी है, तो उसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक बनाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया गया कि आप देश विरोधी हैं। उस मंच पर पाकिस्तानी पत्रकार भी थे और जर्मनी के पत्रकार के कहने पे, मतलब वो उनके सवाल पर आपने ये बात यही है, जो मैंने कहा वो 10 दिन के अंदर सही हो गया। जिन लोगों को पाकिस्तानी कह रहे थे, जिन लोगों को वे देशद्रोही कह रहे थे, फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं 370 होना चाहिए, जिसका बिना उसके हम लोग कोई समझौता नहीं करेंगे। महबूबा भी कह रही हैं, लोन भी कह रहे हैं। मैं तो पाकिस्तानी हो गया, देशद्रोही हो गया, और मोदी जी ने उन्हीं के साथ बैठ के चर्चा की। वो क्या है, चाय पिलाई, साथ में फोटो खिंचवाया। उसके बारे में भाजपा क्या कहेगी? तो जो मैंने कहा वो सही तो निकला। रिकंसिडरेशन नहीं हो रहा है, रीलुक नहीं हो रहा है। और आपकी बात को इस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है जैसे वो बहुसंख्यकों के या देश के सेंटीमेंट्स के ऐसा है, खिलाफ। मैं उनके टारगेट में आज से नहीं हूँ, बहुत पहले से हूँ। इसलिए हूँ क्योंकि मैं उसकी नस-नस से वाकिफ हूँ। संघ और भाजपा की विचारधारा, जनसंघ के समय से मैं उनसे परिचित हूँ। बहुत कोशिश मेरे साथ हुई थी कि मैं जनसंघ शामिल हो जाऊँ सन 70-71 में, 69-70-71 में, लेकिन मुझे उनकी विचारधारा समझ में नहीं आई। कुशाभाऊ ठाकरे जी, कैलाश सारंग जी, इन्होंने बहुत प्रयास किया था, राजमाता सिंधिया ने प्रयास किया था, लेकिन मैंने माफ़ी मांग ली थी क्योंकि मुझे उनकी विचारधारा से मैं सहमत नहीं था। तो तब से मैं उनके टारगेट में हूँ, और टारगेट में हूँ। मैं कुछ भी कहूँगा, उनको तोड़ मरोड़ के उसको पेश करना है। एक जैसे कांग्रेस में विवेक तनखा जी एक बड़े नेता हैं जबलपुर में, और कांग्रेस की लीगल सेल के वो प्रमुख थे। अभी उन्होंने उससे त्यागपत्र दे दिया है। अभी नहीं दिया है, जब राहुल गांधी जी ने 2019 में इस्तीफा दिया था कांग्रेस प्रेसिडेंट का, तभी उन्होंने दे दिया था। अभी स्वीकार जब हुआ तो ये एक इम्प्रेशन बना कि ये कांग्रेस के उन असंतुष्ट नेताओं के ग्रुप के मेंबर हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो कि उसमें प्रमुख रूप से थे, उनको तो उन्होंने चेयरमैन बनाया है अभी कोविड के इश्यूज़ को लेकर। ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा जो पंजाब में चल रहा है, राजस्थान में चल रहा है, कांग्रेस के अलग अलग राज्यों में जो एक सत्ता संघर्ष जैसा, जहाँ सत्ता संघर्ष हमारी बात कर रहे हैं, भाजपा क्यों नहीं करते हैं? वहाँ कलह चल रही है। वहाँ मैं बात कर रहा हूँ भाजपा, अरुणाचल प्रदेश, असम, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इन राज्यों में ये भाजपा में कलह चला हुआ है। वहाँ की बात आप क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस जिन राज्यों में अभी सत्ता में आई है, और जैसे मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी को सत्ता से वंचित होना पड़ा आने के बाद, और अभी मैं कांग्रेस के नेता से मुखातिब हूँ तो मैं कांग्रेस के बारे में बात तो मैं कहता हूँ कि जहाँ पार्टी में थोड़ा बहुत मतभेद होता ही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई संकट का कहीं काल हो, ऐसा कुछ कहीं नहीं है। कांग्रेस में 2019 का जो रिजल्ट आया, उसके बाद राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दिया। उसके बाद से लेकर अभी तक कांग्रेस को एक पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं मिला है। तो पहला सवाल तो मेरा ये है, क्या कांग्रेस को कब मिलेगा पूर्णकालिक अध्यक्ष? एक, और दूसरा ये, क्या गांधी परिवार से बाहर भी कोई अध्यक्ष हो सकता है? हमारे लिए सोनिया गांधी जी चाहे इंटरिम प्रेसिडेंट हो या परमानेंट प्रेसिडेंट हो या उसके इलेक्टेड प्रेसिडेंट हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। कारण ये कि हम लोगों ने उनको अध्यक्ष अपना चुना हुआ है, उन पर भरोसा है, और
बाकी किसी को आपत्ति है तो कांग्रेस का अगर कोई सदस्य हो तो उसको आपत्ति हो सकती है। जब किसी को आपत्ति नहीं, फिर इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, जैसे पार्टी के डे टू डे गतिविधियां हैं तो और बाकी चीजें हैं, कहाँ रुका हुआ है? कहाँ निर्णय कहाँ रुके हुए हैं? तो अध्यक्ष वो उनको क्यों नहीं बना देते पूर्णकालिक अध्यक्ष? तो किसी को आपत्ति नहीं है। इस समय उत्तर प्रदेश में भी आपकी पार्टी बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है। प्रियंका गांधी जी वहाँ सीएम कैंडिडेट के रूप में भी एक तरह से प्रचारित हैं, और जिन राज्यों में अभी चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर कांग्रेस का भविष्य कैसा दिखते हैं? जैसे अभी पंचायत चुनाव हुए, उसकी खबर ये थी कि आपकी पार्टी को कहीं कैंडिडेट भी नहीं मिले। कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने आपकी पार्टी के फंड्स लेके वो चले गए, उनका पता नहीं चला। ये पार्टी बेसिस पे चुनाव नहीं हुए थे, ये बिना सिंबल के चुनाव थे। तो ये कहना गलत है कि कोई पार्टी बेसिस पे चुनाव हुए थे। एक नंबर 2, इसमें कोई पार्टी फंडिंग करती नहीं है, सब अपने अपने उस पर चुनाव लड़ते हैं। फिर भी जो हमारे कांग्रेस से के मेंबर्स जो चुने गए हैं, जिला परिषद में लगभग 102 सीटों पर हम लोग जीते हैं। ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी वहाँ पर उतनी मजबूत नहीं है जितनी कि रीजनल पार्टीज़ हैं। लेकिन प्रियंका जी जिस प्रकार से मेहनत कर रही हैं, काफ़ी कुछ नए लोग जुड़े हैं, युवा काफ़ी लोग कांग्रेस की तरफ आते जा रहे हैं। और यदि इसी तरह से प्रियंका जी मेहनत करती रहीं तो बहुत कुछ आगे बात बढ़ सकती है। जतिन प्रसाद जी के जाने का पार्टी को कितना नुकसान वहाँ पर होगा? ऐसा है कि जतिन प्रसाद जी को बड़ी गलत फहमी है कि भाजपा में उन्हें कोई जगह मिल जाएगी। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसका कि निर्णय शुद्ध रूप से संघ द्वारा लिए जाते हैं, और जो संघ के बैकग्राउंड से नहीं आया है उसका कोई भविष्य नहीं है। तो ये आने जाने वाले लोग जो हैं वहाँ उनका कोई ज़्यादा भविष्य है नहीं, उनको स्वीकृति नहीं होती है। जो कोर बीजेपी लीडरशिप है वहाँ कभी स्वीकार नहीं किए जाते। सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ी, ये आरोप लगा कि वो राज्यसभा जाने चाहते थे और नहीं जा पाए। आपकी पार्टी ने उनको कौन ने रोका? आप बड़ी गलतफहमी में हैं। हमारे बहुमत के आधार पे 2 सीटें कांग्रेस को मिलने वाली थी। एक में सिटिंग था, एक सीट खाली थी, तो उसमें आसानी से आ सकते थे। कारण राज्यसभा नहीं है, गलत बताया गया है आपको, कारण कुछ और है। क्या कारण है, आपको खुलासा कर दें? अब उनसे पूछिए। सिंधिया जी के जाने का असर आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में नुकसान कितना होगा, या फिर कोई नुकसान नहीं होगा? किस तरह से आकलन करते हैं? ऐसा है, कांग्रेस में सभी लोग मिलकर जब चुनाव लड़ते हैं तो उसका अच्छा असर होता है। सिंधिया जी के जाने से नुकसान तो हुआ, लेकिन नए लोग उभर के भी सामने आए। जहां 28 उपचुनाव हुए, 28 में लगभग 18 सीटें वहाँ पर ग्वालियर संभाग की थी, और 18 सीटों में से 9 सीटें हम लोग जीते सिंधिया जी के खिलाफत करने के बाद। और 10वीं सीट भी हम केवल 125 वोट से चुनाव हार गए, वो भी पोस्टल बैलेट में कुछ काउंटिंग प्रॉब्लम हुई। तो जो लोग समझते थे कि वाइप आउट हो जाएगी कांग्रेस को, एक भी सीट नहीं मिलेगी, वहाँ हम लोग 9 सीटें जीत के आए, आधी से लगभग। और अब नए लोग काफ़ी जुड़ते चले जा रहे हैं। वो सारे लोग जिनको कि सिंधिया जी ने तिरस्कार किया था, जिनका कांग्रेस आइडियोलॉजी से जुड़े हुए पुराने लोग, उन लोगों को जिनको बिल्कुल अलग कर दिया था, एक नई कांग्रेस पार्टी वहाँ उभर कर सामने आई है। और उसमें दृढ़ता से संघर्ष करने की उसमें क्षमता भी है, उत्साह भी है, उमंग भी है। तो मैं समझता हूँ 2023 तक उसकी पूर्ति हम कर लेंगे। 2023 का जो चुनाव होगा मध्य प्रदेश का, वो किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा? कमलनाथ जी के नेतृत्व में, आपके नेतृत्व में? ऐसा है, कमलनाथ जी हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो वही सब उनका नेतृत्व है। यदि मैं बात करूं देश की, तो आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, जिस तरह से अभी शरद पवार जी के यहाँ लगातार मीटिंग्स हुई और आपकी पार्टी के नेताओं का भी ये बयान आया कि कांग्रेस के बिना इस तरह का कोई गठबंधन नहीं हो सकता है। कांग्रेस अपने आप को कहाँ देखती है? क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में 204 सीटें ऐसी थी जहाँ कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी। लेकिन यदि
जीतने की बात करें तो कांग्रेस की क्या संभावना दिखती है उन 204 सीटों में जहां कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी, और इस तरह के गठबंधन से आपकी पार्टी यूपीए जैसा दोबारा एक सत्ता में आने का कोई प्रयास? पहली बात तो यह है कि शरद पवार जी के घर पे मीटिंग जरूर हुई, लेकिन मीटिंग हुई राष्ट्रीय मंच की। शरद पवार जी के घर में राष्ट्र मंच की जो मीटिंग हुई, इसके अध्यक्ष यशवंत सिन्हा जी हैं, और आपकी पार्टी के लोगों का ऐसा मत है कि बिना कांग्रेस के इस तरह का कोई भी जो गठबंधन है वो सफल नहीं होगा। 2024 का चुनाव होगा, आपकी पार्टी कहाँ पे होगी? क्योंकि 2019 में आपकी पार्टी 204 सीटों में दूसरे नंबर पर थी। पहली बात तो ये है कि स्वयं शरद पवार जी इस बात को महसूस करते हैं कि आज पूरे देश में सबसे बड़ा विरोधी दल कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, और बिना कांग्रेस पार्टी के शामिल हुए कोई भी एक वायबल ऑल्टरनेटिव बीजेपी का नहीं हो सकती। तो ये तो एक व्यवहारिक सत्यता है, इसको स्वीकार सभी लोग करते हैं। प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं टीवीएस जुपिटर इंटेलिको, नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी, गोल्डी मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए, हम सबका फेवरेट राजश्री पान मसाला, जीके टीएमटी, सपनों को जीके देखो, संजीवनी सीबीसीसी यूएसए कैंसर हॉस्पिटल रायपुर, सभी प्रकार की कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, रक्त रोग, ब्लड कैंसर व पेट स्कैन के लिए संपर्क करें। गोयल टीएमटी आपके घर को दे लंबी उम्र। नूरानी तेल का साथ बचपन से बुढ़ापे तक, और उकाया एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी इन्वर्टर बैटरी, उकाया नेवर स्टॉप इंडिया। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता, और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। राष्ट्रमंच की जो मीटिंग हुई और उसके बाद आपकी पार्टी के नेताओं का भी ऐसा कहना है कि कांग्रेस के बगैर इस तरह का कोई गठबंधन सफल नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 204 सीटें ऐसी थी 2019 के चुनाव में जहां कांग्रेस सेकंड पोजीशन पे थी। 2024 को आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से पूरा देश महंगाई के खिलाफ हो रहा है और लगातार अब केंद्र सरकार को लेकर उसके 7वें वर्ष में असंतोष सामने आने लगा, कांग्रेस उसको इनकैश करने की स्थिति में है या नहीं, या गठबंधन के साथ भी? मैं आपको 2004 में ले जाता हूं। 2004 में सब पार्टीज ने अलग अलग चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बाद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर यूपीए सरकार बनी, और सफलता के साथ यूपीए सरकार ने 5 साल काम किया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में। आज पूरे देश में जो हालात है, ये लगभग 7 साल पूरे हो चुके हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, और उन्होंने कहा था कि जहां कांग्रेस पार्टी को आपने 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दे दीजिए। अब 60 महीने नहीं, उन्हें 10 साल जनता ने दे दिए, लेकिन नतीजा क्या हुआ? मोदी जी अपने आप को 56 इंची सीना का आदमी कहते हैं। प्रधानमंत्री को कोई पहलवान की आवश्यकता नहीं है कि तुम्हारा 56 इंच का सीना हो। वहां इस देश की विविधता की एकता के लिए 56 इंच का दिल चाहिए, एक बड़ा दिल चाहिए जो सबको समेट कर सबकी विचारधारा और सबके लोगों को साथ लेकर चल सके। 1947 में पार्टीशन में हिंदू और मुसलमानों में काफ़ी विवाद खड़े हो गए थे, काफ़ी बिखराव हो गया था, लेकिन ये लीडरशिप थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जिन्होंने कि सब लोगों को विश्वास में लेकर देश को एक सही सोशो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स के आधार पर आगे ले गए। जहां 47 की हालात जो थे कांग्रेस पूरे देश के, धीरे धीरे उन्होंने देखा, और आज 60 साल में, मैं कहता हूं 47 से लेकर आज तक जितने भी इंस्टीट्यूशंस खड़े हुए, उन सारे इंस्टीट्यूशंस का विजन पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। अब आप वैक्सीनेशन की बात ले लीजिए, उस समय पोलियो, माता, बड़ी माता, मीजल्स, इनके सारे हम लोगों के देश में समस्याएं थी। वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ,
वायरोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स खड़े हुए, MIT के आधार पर उन्होंने यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज खड़े की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बनाए, जिसकी वजह से और जिसको कि भारत का वो एक आधुनिक भारत का मंदिर जिसे कहते थे, बड़े डैम, आपका भिलाई स्टील प्लांट, ये सब ये वो थे जिसकी वजह से एक मजबूत आर्थिक बुनियाद पर देश खड़ा हुआ। अब मोदी जी ने आते ही कुछ ऐसे निर्णय लिए जो आपके सामने है। पहली बात तो वो कहते थे कि महात्मा गांधी नरेगा कांग्रेस का मॉन्यूमेंटल फेलियर है, इसलिए मैं उसको एक मॉन्यूमेंट के रूप में कैसा फेलियर हुआ है उसको उन्होंने डिक्लेयर किया था। पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कहा था। लेकिन अल्टीमेटली आज वही महात्मा गांधी नरेगा के आधार पर उन्होंने माइग्रेंट लेबर को काम दे पाए और अब वो उसका श्रेय लेते हैं कि हमने उसमें और ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया। इसी प्रकार GST का वो विरोध करते रहे चीफ मिनिस्टर के नाते, अब GST का वो श्रेय ले रहे हैं। नोटबंदी से जो हमारा आर्थिक उन्नति हो रही थी उसमें आर्थिक पतन होना शुरू हुआ। न जाने किन मुद्दों पर किन कारणों से इन्होंने नोटबंदी लागू की। मेरा खुद का अनुभव ऐसा है कि मोदी जी निर्णय पहले लेते हैं और सोचते बाद में हैं। आप नोटबंदी का उन्होंने निर्णय तो ले लिया लेकिन नए नोट नहीं छापे। अगर नए नोट छाप दी होते तो ट्रांसफॉर्मेशन था आसानी से हो जाता। किसी भी करेंसी के 87% नोट आप उनको डिमोनेटाइज कर दीजिए, उनको के जैसा बकौल मोदी जी के कि वो रद्दी की टोकरी में उनको फेंक दीजिए, और आप नए नोट लाए नहीं। और आपने हालात वो देखे थे, लोगों को लाइनों में खड़ा होना पड़ता था। सैकड़ों लोग वहीं लाइनों में, उनका हार्ट अटैक हो गया। खुद की कमाई, मेरे खुद का पैसा, मैं अपना पैसा नहीं निकाल पा रहा था और बड़े पैमाने पे लोगों ने उसमें अपना कमीशनबाजी ली। बैंक के छोटे कर्मचारियों, बड़े कर्मचारियों को भी खूब इसमें मालम माल हो गए। यहाँ तक कि मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर यतीन्द्र ओझा, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, उन्होंने लिखित में नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा था कि अमित शाह जी जो हैं उनके लोग सारे कोऑपरेटिव बैंक्स अहमदाबाद के माध्यम से, गुजरात के माध्यम से, वे 1 करोड़ पुराने नोट लेकर 67 लाख रुपए के नए नोट दे रहे हैं। माने कि 32 से 33% वो कमीशन ले रहे हैं। ये आरोप हमने लगाया, भाजपा के डॉक्टर यतीन्द्र ओझा ने लगाया। और उन्होंने कहा था कि मुझे 50 दिन दीजिए और 50 दिन में समस्या का हल नहीं होता है तो मुझे किसी भी चौराहे पर खड़े कर दीजिएगा। जब उन्होंने नोटबंदी की थी तो उन्होंने कहा था इसमें काला बाजारी खत्म हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, फेक करेंसी खत्म हो जाएगा, डिजिटल करेंसी हो जाएगी। आपको मालूम है कि आज जब नोटबंदी में इस देश के सर्कुलेशन का में 17.5 लाख करोड़ की करेंसी थी, आज RBI के अनुसार 27 लाख करोड़ करेंसी हो चुकी है। आप करेंसी कम करने वाले थे, कैश कम करने वाले थे, आज उसमें 10 लाख करोड़ की वृद्धि हो गई। और किस तरह से, क्या आतंकवाद समाप्त हो गया, क्या काला धन वापस आ गया, क्या भ्रष्टाचार समाप्त हो गया, या फेक करेंसी सबसे ज्यादा गुजरात में पकड़ी जाती है। तो पूरी तरह से असफल हुआ GST। और उसी में नोटबंदी के बाद 50 दिन के अंदर 55 गवर्नमेंट ऑर्डर निकले, रोज नए ऑर्डर निकलते जाते थे। आज भी GST जिसका वो विरोध करते थे, उन्होंने उसको हिस्टोरिक बनाया। रात को 12 बजे उन्होंने उसको उस तरह से, जिस तरह से देश आज़ाद हुआ था, उस तरह की हिस्टोरिक मीटिंग की। सर, मेरा सवाल ये है कि इतनी सारी चीज़ें हैं, उसके बाद भी कांग्रेस जनता के बीच में उस तरह से क्यों नहीं आ पा रही? जनता के बीच में कांग्रेस थी, है और रहेगी, क्योंकि कांग्रेस की आइडियोलॉजी जो है वो आइडिया ऑफ इंडिया है, जो विविधता में एकता ही देश की शक्ति है। हमारे देश में जहाँ नॉर्थ ईस्ट में जो हालात, जो लोग हैं, उनका जो
काम और सोच और उनके जो है रहने का तरीका अलग है। इसी प्रकार वेस्ट में अलग है, साउथ में अलग है, नॉर्थ में अलग है, ईस्ट में अलग है। तो विविधता में एकता ही देश की शक्ति है और सभी धर्मों के प्रति सम्मान रखना यही देश की शक्ति है। कांग्रेस की विचारधारा देश की विचारधारा है, वो कभी समाप्त हो नहीं सकती है। हाँ, संगठन के रूप में हम लोगों की कमजोरी कुछ है, उसको हम लोग ठीक करेंगे, लेकिन मूल बात जो मैं आपसे कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी के 7 साल में जहां एम्प्लॉयमेंट घटा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। अब आप कोरोना का ले लीजिए, उन्होंने कहा था कि महाभारत की लड़ाई हम लोग जीते थे 18 दिन में, हम 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीत जाएंगे। जबकि राहुल गांधी पहले व्यक्ति थे इस देश में, 12 फरवरी 2020 में उन्होंने कह दिया सुनामी आने वाली, इसके लिए होशियार हो जाइए आप लोग। और उनकी बिल्कुल जो कहना था सही भविष्यवाणी निकली, लेकिन उनका मजाक उड़ाया गया। सर, आखिरी सवाल, आप 2 दिन से छत्तीसगढ़ में हैं और यहाँ पर कांग्रेस पूरे देश में सबसे मजबूत है, 3/4 बहुमत के साथ बैठे हुए हैं। 2.5 साल का कार्यकाल सरकार का हो चुका है। आप सरकार को 10 में से कितने अंक देंगे और लोगों का फीडबैक आपके पास किस तरह का आता, सरकार के कामकाज को लेके, यहाँ के प्रशासन को लेकर? छत्तीसगढ़ की सरकार ने बहुत बुनियादी तौर पर गरीब, मजदूर, किसान के पक्ष में जो निर्णय लिए हैं, जो धरती पुत्रों के लिए जिस प्रकार से उन्होंने योजनाएं बनाई हैं, वाकई वे बधाई के पात्र हैं। और अब जैसा कि उन्होंने सम्मान निधि किसानों को दी थी, मुझे कल रविंद्र चौबे जी बता रहे थे कि अब मजदूरों को, कृषक मजदूरों को भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि कई लोग जो कि जिनके पास ज़मीन नहीं है वो ठेके से ज़मीन ले लेते हैं, खेती किसानी का, जो जिसे कि टेनेंट कहते हैं, शिकमी काश्तकार कहते हैं, उनके लिए भी अब सम्मान निधि का प्रोविज़न किया जा रहा है। तो कुछ बहुत अच्छे निर्णय गरीबों के, किसानों के हित में लिए गए हैं और जिसकी वजह से यहाँ की इकोनॉमी में जिस प्रकार का जीडीपी ग्रोथ में बाकी अन्य प्रांतों में कमी आई है, यहाँ नहीं आई है। जिस प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट दूसरे राज्यों में बढ़ा है, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा है। इसलिए बाय एंड लार्ज इस सरकार ने अच्छा काम किया। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, जो बता रहे थे कि कांग्रेस में सोनिया गांधी ही नेता है, कोई दूसरा नेता, कोई दूसरे लोग उनके अलावा किसी की मांग नहीं कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में ही आगे बात होगी। मध्य प्रदेश की बात में कमलनाथ जी के बारे में उन्होंने कहा कि अभी वो अध्यक्ष हैं, तो उनके नेतृत्व में ही चुनाव होगा। छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज से दिग्विजय सिंह जी बहुत ज़्यादा खुश हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शिरीष मिश्रा, IBC 24 रायपुर। हाइजीन में देश का नंबर 1 टूथपेस्ट ब्रांड पतंजलि दंत कांति अपनाकर अपने दांतों व मसौढ़ों की इम्यूनिटी बढ़ाएं तथा दांतों को दें लंबी